So next we are going to case log on settlement commission. So Sandeep Singh versus Union of India 2017. So section 245A. So question is whether payment of sums due after the deadline stipulated by the settlement commission would save the petitioner from withdrawal of immunity from prosecution. तो जैसे सेटलमेंट कमीशन में आपका केस डिसाइड हो गया, आपको पेमेंट करने की, पर आपने पेमेंट करी है आफ्टर डेडलाइन, तो क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इम्यूनिटी एडवांटेज मिलेगा प्रोसिक्यूशन से, मीन्स प्रोसीडिंग से। The Supreme Court has explained that in case payments are not made within the time granted by the Settlement Commission or in case the person fails to comply with any other condition subject to which the immunity was granted, the immunity shall stand withdrawn। तो नॉर्मल तो रूल यही है कि यदि आप टैक्सी पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पर तो आपको जो इम्यूनिटी जो बेनिफिट दिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा। हाउएवर द सेटलमेंट कमीशन हैज द पावर टू एक्सटेंड द टाइम लाइन से, बट सेटलमेंट कमीशन के पास पावर है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो दस इफ एसएससी है कि क्लियर ऑल टैक्स ड्यूड बाय द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमीशन albeit आफ्टर स्टिपुलेटेड डेडलाइन द एसएससी इज इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो एसएससी को बेनिफिट मिल जाएगा, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नहीं फॉलो की जाएंगी। एडवांस रूलिंग का केस हुआ है। सो ह्यूसंग कॉरपोरेशन वर्सेज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR 2016 में। तो इसमें क्या, कैन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग ऑन द ग्राउंड दैट proceedings are already pending before the income tax authority where notice under section 143(2) in printed format has been served on the applicant assessee before the date of filing a SAG application for advance ruling। प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और हमने नोटिस इशू कर दिया है 143(2) में, इससे पहले बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। तो इस केस में क्या अब एडवांस रूलिंग की आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इट इज हेल्ड दैट मेयर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इन प्रिंटेड format will not amount to already pending proceedings for the purpose of applying provision to section 245(r)(2)। ये कहता है कि सिर्फ आपने नोटिस इशू किया है ना, इसका मतलब है कि अभी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारी पेंडिंग नहीं है, अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई आपकी। हाउएवर issue of notice under section 142(1) accompanied by a questionnaire before filing of the application by the assessee with AAR would amount to pending proceedings। अच्छा, 142 सब सेक्शन 1 में कब नोटिस इशू हो गया, जब आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। 143(2) में कब होता है, आपने रिटर्न फाइल कर रखी है, आपको एविडेंस से देना है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट करनी है, तो इस केस में हम कहते हैं आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग नहीं है। Hence, the rejection of application filed by assessee for an assessment here is valid if notice under section 142(1) along with the questionnaire is issued before the date of making an application for advance ruling। However, notice under section 142(1) issued for any assessment year after the date of filing of application will not result in the proceedings being already pending before an income tax authority for the purpose of applying provision to section 245(r) subsection 2। तो इसमें ये भी पूछा था, what would be the position if a notice under section 142(1) along with a detailed questionnaire has been also been issued to the applicant assessee before the date of filing of the SAG application for advance ruling। तो उसका आ गया यस, उसमें आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग मानी जाएगी। फिर आते हैं केस लॉग हमारे अपील से रिलेटेड। अपील के जैसे 4 अथॉरिटीज होती हैं, CIT अपील है, ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सेक्शन 249 सबसेक्शन 3 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अपील टू CIT अपील। इनमें हर एक की टाइम लिमिट होती है, आपने अपील करनी है तो क्या वो कॉन्डोन कर सकता है डिले CIT अपील। सेक्शन 249(3) enables the CIT appeal to admit an appeal after the examination of the time limit of 30 days if he is satisfied that the appellant has sufficient cause। यदि इसको लगता है कि सफिशिएंट कोड है तो आपका टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है 30 दिन के बाद। एंड द पेटिशन अलोंग विद एफिडेविट में बी फाइल्ड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द डिले। तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है एक्सप्लेनिंग द रीजंस क्या है कॉन्डोनेशन के।
तो क्वेश्चन यही है, कैन या डिले इन फाइलिंग अपील ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट कैन बी कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 249(3)। अब टैक्स कंसल्टेंट की नेग्लिजेंस है तो क्या वो डिले कंसीडर हो सकते हैं? तो ये केस लॉग है आपके। पहला है मेला राम एंड सन्स वर्सेस सीआईटी एंड सीआईटी वर्सेस ग्राफिक इंडिया। So in this case, like has been held that the provision conferring right of appeal should be construed in a reasonable, practical and liberal manner. जो अपील का वो है ये आपका रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए। एंड अनदर केस है शक्ति क्लियरिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ 2003 where the reason for delay in filing first appeal is attributed to negligence or inaction on the part of the tax consultant and there is no malified imputable to the assessee, the delay can be condoned। देखिए आपका कोई मिस्टेक नहीं है, जेन्युइन रीजन है, ठीक है, तो आपको कंडोनेशन मिल जाएगी। Another case like Peter Plast Synthetics P Limited versus ACIT 2014। तो 4 year टाइम लिमिट है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 254। तो शुड द 4 year टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 254 सब सेक्शन 2 बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ फिक्स ऑर्डर और फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर बाय एसएससी। तो जिस डेट को ऑर्डर पास किया है या जिस डेट को एसएससी को रिसीव हो रहा है, कौन सी डेट से आपने 4 साल का टाइम कंसीडर करना है। तो in decision है the right to make an application for a revision is given to an SSC against an order which can be exercised only if the party has knowledge either actual or constructive of that order। The court held that the period of limitation has to be reckoned from the date of receipt of order। तो जिस डेट को रिसीव होगा ऑर्डर एसएससी को, उस डेट से आपका पीरियड जो है काउंट होगा एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। Another case, can tribunal allow additional points in an appeal? को अपील में आप क्या एडिशनल पॉइंट्स रेज कर सकते हैं। अहमदाबाद इलेक्ट्रिक की कंपनी वर्सेस सीआईटी में डिसीजन था द स्कोप ऑफ इंक्वायरी बिफोर द ट्रिब्यूनल कैन बी वाइडर देन पॉइंट्स विच आर रेज्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू अलाउ एडिशनल पॉइंट्स टू बी रेज्ड बिफोर इट सो लॉन्ग एज दे अराइज फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील से रिलेटेड है तो एडिशनल पॉइंट्स आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे बाय ट्रिब्यूनल। तो एनटीपीसी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी में एज लॉन्ग एज द एडिशनल ग्राउंड्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एंटायर प्रोसीडिंग्स दे शैल बी अलाउड टू बी एडमिटेड बाय द बेंच। तो लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी 2011 है। Can the tribunal exercise its power of rectification under section 254 to recall its order in an entirety where there is a mistake apparent from record? ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया पर उसमें कोई मिस्टेक आ गई तो क्या वो सारा ऑर्डर अपना रिकॉल कर सकते हैं? तो ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ इट्स ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 254 में। तो क्या ये वैलिड है? तो ट्रिब्यूनल while exercising the power of rectification under section 254(2) can recall its order entirely if it is satisfied that prejudice has resulted to the party which is attributable to the tribunal mistake, error or omission and the error committed is apparent। अब जो एरर है वो apparent है ऑर्डर के ऊपर, तो आप पूरा ऑर्डर अपना रिकॉल कर सकते हैं। तो what are additional matters claimed before appellate authority not claimed in the return of income? तो क्या आप एडिशनल मैटर भी रेज कर सकते हैं जो रिटर्न में आपने नहीं किए थे? तो कैन एन एसएससी मेक एन एडिशन और न्यू क्लेम बिफोर एन एपीलेट अथॉरिटी which was not claimed by assessing the return of income though he was legally entitled to otherwise than by way of filing a revised return of income। वैसे एसएससी क्लेम कर सकता था अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करके, पर उसने नहीं करी तो क्या वो एडिशनल पॉइंट रेज कर सकता है अपील में? तो पहला केस है गोयल की इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2006 में। इन दिस केस इट हैज बीन हेल्ड दैट द असेसी कैन मेक ए क्लेम बिफोर द असेसिंग ऑफिसर ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। तो कोई देखिए आपने एडिशनल पॉइंट रेज करना है बिफोर असेसिंग ऑफिसर के, तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी रिटर्न। बट इन दिस केस पर सीआईटी वर्सेस पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर 2012। In this case, it is held that additional grounds can be raised before the appellate authority even otherwise than by way of filing return of income। But appellate authority against आप additional points raise कर सकते हो without filing return of income। Thus, additional claim can be made before assessing officer by filing revised return of income
and additional claim can be made before appellate authority by filing a statement of revised grounds. CIT versus Ernest Expose Limited 2010. Review of earlier decision by Tribunal under Section 254. तो ट्रिब्यूनल क्या अपना पुराना डिसीजन रिवाइज कर सकते हैं. जज का एपीलेट ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रिव्यू और रीअप्रिशिएट द करेक्टनेस ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन अंडर सेक्शन 254(2). At section 254(2), the tribunal cannot change its own view but may rectify a mistake apparent on report. वो मिस्टेक को तो रेक्टिफाई कर सकता है पर अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता. cannot change its own view. Thus, the reappreciation or the correctness of the earlier decision on merits is beyond the scope of the power conferred under section 254(2). Another case laws are पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिव्यू इस अर्लियर हो गया. क्या हाई कोर्ट भी अपना पुराना हो गया रिव्यू कर सकती है. दीपक कुमार गर्ग वर्सेस CIT 2010, CIT वर्सेस मेघालय स्टील लिमिटेड 2015. So the High Court have an inherent power to review an earlier order passed under Section 260A on merits to review its judgment. The High Court has recalled its entire order on the basis that it had not formulated the substantial question of law before hearing of the appeal and had not invited the parties to comment, which means denial of hearing opportunity of the parties concerned. So High Court has the power of readmission or restoration of appeal to provide justice. तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रीएडमिट कर सकती है या रीस्टोर कर सकती है ऑफ अपील जो थी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए. उसमें डिसीजन क्या है. तो एक हेल्ड गया कि हाई कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस और टू करेक्ट एरर्स कमिटेड बाय इट वेयर द इंटरेस्टेड पार्टी वर नॉट गिवन एनी इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. Thus, on the basis of principle of natural justice, High Court may exercise its inherent power of review. Another case law is CIP versus Subrata Roy 2016. Power of High Court to review its earlier ex parte order. तो ex parte order पास किया था तो क्या हम इसको रिव्यू कर सकती है हाई कोर्ट. Can High Court exercise its inherent power to recall its order by exercising jurisdiction under section 206A subsection 7 read with the relevant rule of the Code of Civil Procedure 1908 even if that order is not an ex parte order. So Code of Civil Procedure 1908 provides that where an appeal is heard ex parte or notice is not served or the defendant was prevented by the sufficient cause from appearing and the judgment is pronounced against the respondent, appellant may apply to the court to rehear the appeal. To rehear हो सकती है आपकी अपील. It has been held that if the High Court order is not an ex parte नहीं है but contains the submissions of the counsel of the assessee, the High Court did not have the jurisdiction to recall the order passed by it previously. तो दूसरे केस में रिकॉल नहीं होगा. Another case is important. Sunil Vasudeva and others versus Sundar Gupta and Sons 2019. So power of High Court to review its earlier order to correct an apparent error. So whether the High Court is justified in recalling and reviewing its order to correct an apparent error that is overlooking the provisions of section 293 of Income Tax Act and directing a civil suit to be pursued. तो सेक्शन देखते हैं 293 क्या कहते हैं. सेक्शन 293 puts a complete bar on filing suit in any civil court against an income tax authority in respect of any proceeding under Income Tax Act. The effect of section 293 had been mistakenly omitted by the High Court while passing an order directing pursuance of a civil suit. Accordingly, the said order was recalled and error apparent was corrected. तो क्या ये वैलिड है. तो इट हैज बीन हेल्ड दैट हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर वेयर द ग्राउंड्स फॉर रिव्यू इंक्लूड द फ्लोइंग. तो इन फ्लोइंग केसेस में हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकती है, रिकॉल कर सकती है, रिवाइज कर सकती है. कौन से केसेस हैं. डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विदिन द नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम.
mistake or error apparent on the face of the record or any other sufficient reason. तो इन केसेस में हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकती है। रिव्यू विल हाउएवर नॉट बी मेंटेनेबल इन द फ्लोइंग केसेस, बट फ्लोइंग केसेस में रिव्यू नहीं हो सकता है। रेप्लिकेशन ऑफ ओल्ड एंड ओवर रूल्ड आर्गूमेंट और माइनर मिस्टेक्स हो गई हैं यदि आपकी ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल इम्पोर्ट। It means since Section 293 puts a complete bar on filing suit in any civil court against the income tax authority, the High Court may review its own order because it is a mistake or error appearing on the face of the record. तो error है तो ये आपका review हो सकता है। Another case was also important. Supreme Court India Private Limited versus CIT 2018. So condonation for delay in appeal under Section 260A. आपने अपील जो है वो डिले हो गई है तो क्या उसकी condonation मिलेगी? तो whether delay in filing appeal under Section 260A can be condoned where the stated reason for delay is on account of pursuing an alternate remedy of filing a miscellaneous application before the income tax appellate tribunal under Section 254(2) for rectification of mistake apparent or record. So under Section 260A, an order of the income tax appellate tribunal can be challenged on substantial question of law. The court stated that the appellant had the option of filing an appeal under Section 260A, while also mentioning in the memorandum of appeal that its application under Section 254(2) was pending before income tax appellate tribunal. The time period for filing an appeal under Section 260A does not get extended on account of the pendency of an application before the income tax appellate tribunal under Section 254(2), hence the court dismissed the application for condonation of delay. Mega Trends Incorporation versus CIT 2016. Does the CIT appeal have the power to change the status of assessee? So it has been held that the power to change the status of assessee is available to the assessing authority, and when it is not used by him, the appellate authority is also empowered to use such power and change the status. तो जस्ट वो उसका स्टेटस होता है जैसे एओपीसी फर्म को अपने एज असेस करना है। Another case was CIT versus AA Estate Private Limited 2019. Very important case है justification of High Court in not formulating a substantial question of law as required under Section 260A subsection K and as adjudicating merely on the questions put forth by the appellant under Section 260A2. तो हाई कोर्ट ने सब्सटेंशियल जो क्वेश्चन था उसको फॉर्मुलेट नहीं किया है बट एग्जीक्यूटिव किया है मेयरली उनका क्वेश्चन जो एपिलेंट ने पुट फोर्थ किए हैं। तो सेक्शन 260A कहता है प्रोवाइड्स दैट एन अपील लाइज टू हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये जरूरी है हाई कोर्ट को अपील करने के लिए देखिए आपका जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रेजेंट है। तो इन दिस केस लॉ अब उसको हमने कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ जो आपकी पार्टी थी उसके ऑर्डर को हमने क्वेश्चन पुट फॉर अपीलेंट सिर्फ उसी के ऑर्डर को कंसीडर किया है। तो देखते हैं डिसीजन। The High Court shall formulate such question and shall decide the question of law so formulated. It has been held that Section 206A provides that the appeal is heard only on the question formulated by the High Court and not on the question proposed by the appellant. Hence, it is not justified नहीं है while the High Court did not decide the appeal in conformity with the mandatory procedure prescribed in Section 260A. इसका मतलब है हम उसका ऑर्डर अपीलेट का जो क्वेश्चन है वो भी कंसीडर कर सकते हैं लेकिन हम कंसीडर नहीं करेंगे यानी कि नॉट जस्टिफाइड। Another important case like CIT exemption versus Reham Foundation 2019 appeal for registration of a trust. So whether the appellate tribunal has the power under Section 254 subsection 1 to pass an order directing CIT to grant a registration under Section 12AA or should it remand the case to CIT for deciding the matter afresh.
तो देखो ट्रिब्यूनल में केस चला गया, क्या उसके पास पावर है कि वो अगर पास कर देगी सीआईटी को डायरेक्टली अब उसको रजिस्ट्रेशन किया जाए और शुड की रिमांड का केस या वो दोबारा से केस वापस भेजेगी सीआईटी के पास, वो दोबारा चेक करेगा। तो सेक्शन 12 सेट्स आउट द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट रिक्वायर्स सेकंड सेक्शन ऑफ पीसीआईटी और सीआईटी। In cases PCIT or CIT not satisfied or refuse registration, then appeal lies to appellate tribunal under section 254 में फिर अपील हो सकती है। So it has been held that the appellate tribunal while hearing an appeal under section 254 for registration of trust under section 12A double A has of claim power। अब ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है। नंबर ए, द ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट विदाउट रिमांड टू सीआईटी। वो सीआईटी के पास केस नहीं भेजेगा, वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिब्यूनल कैन पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द सीआईटी टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इन द फ्लोइंग केसेस। तो वो सीआईटी को कहेगा कि इसको रजिस्टर कर दो और उस केस में कर सकते हैं where CIT has refused to registration of trust after recording its findings on the basis of material on record before him that the activities and objects of the trust are not genuine, and the appellate tribunal on the basis of same material on record comes to the conclusion that the order of CIT has been passed ignoring, misconstruing or misinterpreting such evidence। जब ट्रिब्यूनल को लगता है कि सीआईटी ने जो एविडेंस था उसको मिस इंटरप्रेट किया या इग्नोर कर दिया है, फिर तो वही ऑर्डर पास कर देगा कि इसको रजिस्टर किया जाए। द ट्रिब्यूनल कैन वेरी वेल रिकॉर्ड इट्स सेटिस्फैक्शन ऑन द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट एंड डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट विदाउट रिमांड ऑफ केस टू सीआईटी on the basis of documents and material already available on record at the stage of examination by the CIT। और डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन वही है जो सीआईटी के पास अवेलेबल है, उसके बेस पर वो रजिस्ट्रेशन जो है अलाउ कर देता है। बट एप्लेट ट्रिब्यूनल जो है हैड टू अमेंड रिमांड द केस टू सीआईटी। इस केस में वो रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करेगा, वो केस दोबारा रेफर करेगा सीआईटी के पास इन ऑफ नई केसेज में। Where the tribunal records such satisfaction on the basis of material or documentary evidence which was not available before the CIT। ट्रिब्यूनल को कोई नया मैटर मिला है जो सीआईटी के पास नहीं था, तो उसके बेस पर वो कहता है उसको कि आप इसको दोबारा रेफर करो। एंड वेयर द सीआईटी हैज रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑन ए टेक्निकल ग्राउंड विदाउट रिकॉर्डिंग इट्स ओपिनियन ऑन फैक्ट्स और जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट। यहाँ पर सीआईटी ने रिजेक्ट कर दी थी और उसने अपना ओपिनियन रिकॉर्ड नहीं किया था, उस केस में भी वो दोबारा से केस रेफर कर देगा सीआईटी में। अनदर इम्पोर्टेंट केस होगी श्रीमती रेखा सभापाठी वर्सेस जीएससी जीसीआईटी 2019। dismissal of an appeal by tribunal without deciding the case on its merits solely on the ground that the assessee had not appeared on the appointed day of hearing। एसएससी अपनी डेट पर अपीयर नहीं हुआ तो क्या जो है अपील डिसमिस हो सकती है बाय ट्रिब्यूनल। तो एक्ट सेक्शन 254 द ट्रिब्यूनल में हियर एंड डिस्पोज ऑफ द अपील एक्स पार्टी ऑन मेरिट्स आफ्टर हियरिंग द रिस्पोंडेंट इन केस ऑफ अपीलेंट्स फेलियर टू अपीयर। पावर को है ट्रिब्यूनल के पास, तो वो एक्स पार्टी डिसीजन ले सकते हैं जब अपीलेंट अपीयर नहीं होता है। But a legal and binding responsibility therefore lies upon the tribunal to decide the appeal on merits। पर उसको जो अपील डिसाइड करनी है वो मेरिट से बेस पे डिसाइड करनी है, and irrespective of the appearance or otherwise of the assessee or his counsel before it। Hence the impugned order of the tribunal dismissing the assessing appeal due to non-appearance एक not valid नहीं है, but it must decide the appeal on merits afresh in accordance with the law। Revision orders under section 263 and 264 में तो केस लॉग है सीआईटी वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 2012, सीआईटी वर्सेस लार्क केमिकल्स लिमिटेड 2014, रिकॉग्निशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 263। तो 263 में सीआईटी जो है तो वो रिवाइज करता है ऑर्डर, उसमें कितनी टाइम लिमिट है वो देखते हैं। बुक द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 263 बी रेकन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 143(3)
or from the auger of a reassessment passed under section 147, where the subject matter of revision is different from the subject matter of reassessment, और दोनों का सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। तो अब यदि आपका जो रीअसेसमेंट ऑर्गन जब पास होता है तो पुराना ऑर्गन मर जाता है, पर वो कभी होता है जब सब्जेक्ट मैटर सेम होता है। तो वही हमने लिखा है, आफ्टर डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर द ऑर्गन अंडर सेक्शन 143(3) कैन नॉट स्टैंड merged which the order of reassessment under section 147 in which in respect of those issues which did not form the subject matter of reassessment। लेकिन उनके इशू डिफरेंट है ना, फिर आपका मर्जर अप्लाई नहीं होगा, तो पुराना ऑर्गन मर्ज नहीं होगा नए ऑर्गन में। और क्वेश्चन है कि किस डेट से कंसीडर किया गया है आपका टाइम पीरियड। The court has held that if the revision happened to be in relation to issues dealt with in the reassessment proceedings, तो यदि कोई रिवीजन आपने करनी है रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग की, देन टाइम लिमिट ऑफ 2 years shall be considered from the end of the financial year in which the order under section 147 was passed. However, if the revision proposed under section 263 was in respect to issues other than the issue dealt with in the order of reassessment, लेकिन इशू डिफरेंट है आपके, देन द टाइम पीरियड फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 263 is 2 years from the end of the financial year in which the intimation was issued under section 143(1). Thus, the time limit under section 263 shall be reckoned from the date of that order in relation to which the issues are to be revised। तो उस ऑर्डर से टाइम कंसीडर करेंगे जिसके इशू को आपने रिवाइज करना है। Another case was Sanchit Software and Solution Private Limited versus CIT 2012। So revision order under section 264 for error apparent from original return but filed after time limit under section 139(5). So in this case what happened? Can an assessee file a revision petition under section 264 if the revised return to correct an inadvertent error apparent from the record in the original return is filed after the time limit is specified under section 139(5) on account of error coming to the notice of assessee after the specified time limit। तो एसएससी का टाइम निकल गया है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, तो क्या वो रिवीजन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। The assessing company filed its return of income by including dividend income which is exempt under section 1034 and LTCB on shares under section 112A। The return was processed हो गई थी under section 143(1) denying the exemption, पर उन्होंने exemption नहीं दिया आपको section 1034 में और 112A में, and therefore intimation under section 143(1) was served on the assessee raising a demand of tax। तो आपको टैक्स पे करने का नोटिस इशू कर दिया हमने। एसएससी ने फाइल की एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 और उसने रेक्टिफिकेशन भी अप्लाई कर दी एंड आल्सो ए रिवीजन पेटिशन अंडर सेक्शन 264 में। तो कोर्ट हेल्ड दैट असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ असेसिंग मिस्टेक or error on the face of the order। Assessing officer must consider the rectification application filed by the assessee under section 154 as a fresh application received on the date of service of this order and dispose of the rectification application on its own merits। तो उसमें रेक्टिफिकेशन की जो आपकी वो है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि आपकी जो एरर है वो एफरेंट है ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर। और CIT वर्सेस कृष्णा कैप बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड 2015, non mention or non discussion of inquiry made by assessing officer in the assessment order, no revision allowed under section 263। असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया पर उसने जो डिस्कशन हुई थी वो मेंशन ही नहीं की ऑर्डर में, तो क्या अब वो रिवीजन कर सकते हैं ऑर्डर की? सेक्शन 263 provides that if a query is raised during the assessment proceedings and responded to by the assessee, the non-discussion or non-mention about the inquiry made by the assessing officer in the assessment order cannot be ground for invoking revision। क्या ये रीजन नहीं हो सकता है रिवाइज करने का अंडर सेक्शन 263 में? तो hence it is held that since the relevant inquiries and replies are available on record, the paper book with the commissioner cannot invoke revision under section 263 merely because there was no mention of such inquiry and verification in the assessment order।
CIT versus Fort Ledger Developers 2015. So can the commissioner invoke revisionary jurisdiction under section 263 when the subject matter of revision, that is whether the manner of allocation of revenue among the members of AOP would affect the allowability and quantum of deduction under section 80IB has been decided by the Commissioner of Income Tax Appeal and the same is pending before the tribunal. तो क्या जो कमिश्नर है वो इन्वोक कर सकता है रिविजनरी जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 263 में जब आपका वो केस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में. The deduction under section 80IB is available to an undertaking which is dependent upon the income earned from an eligible project but not depending on the mode of distribution of share of profit among members of AOP. तो डिडक्शन को आपको उसके बेस पे मिलने एलिजिबल प्रोजेक्ट के बेस पे इनकम कैसे डिवाइड हो रही है AOP में ये डजंट मैटर. Further, when the order of the first appellate authority is complete and the appeal is pending before the tribunal, revision under section 263 is not allowed. जब आपकी अपील पेंडिंग है तो रिवीजन अलाउड नहीं है. Hence, the order passed by assessing officer got merged with the order of the CIT appeal, the first appellate authority, and the very same issue cannot be revised by the invoking revisionary jurisdiction under section 263. Another case like CIT versus New Mangalore Port Trust 2016. Can the original assessment order under section 143(3), which was subsequently modified to give effect to the revision order under section 264, be later on subject to revision under section 263? पहले असेसमेंट हुई 143(3) में, फिर वो रिवाइज होगी 264 में बाय असेसिंग. अब क्या वो रिवाइज हो सकती है बाय CIT अंडर सेक्शन 263? ये मेन पर्पज ये है. The order passed by assessing officer under section 143(3) does not exist subsequent to the order of commissioner passed under section 264. तो जब ऑर्डर रिवाइज हो गया है तो 143(3) का ऑर्डर को कैंसिल हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. Hence, it is held that order passed by the commissioner under section 263 revising the non-existing order is void ab initio and is a nullity in the eyes of law. तो इसका मतलब है जो ऑर्डर 143(3) का था वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कैन द ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट जो है वो रिवाइज होगा? वो तो रिवाइज हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसे जो वाइड है एब इनिशियो. CIT वर्सेस अमिताभ बच्चन 2016. तो कैन रिवीजन अंडर सेक्शन 263 be made on the ground that the order is passed without making inquiry or verification which should have been made. तो CIT रिवाइज करना चाहता है अगर इस बेस पे कि कुछ इंक्वायरी और वेरिफिकेशन जो थी वो करनी थी वो रह गई है आपकी. तो रिवीजन अंडर सेक्शन 263 is allowed if the order passed by assessing officer is erroneous and prejudicial to the interest of the revenue. तो तभी रिवीजन होती है जब वो गलत है या हार्मफुल है टू द अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए. तो इस केस में है एक्ट सेक्शन 263 एन ऑर्डर पास्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर शैल बी एरोनियस इफ द ऑर्डर की पास विदाउट मेकिंग इंक्वायरी और वेरिफिकेशन विच शुड हैव बीन मेड. तब बिना इंक्वायरी के जो ऑर्डर पास है वो एरोनियस माना जाएगा. तो हेंस रिवीजन अंडर सेक्शन 263 is allowed where the order has been passed without making inquiry और वेरिफिकेशन. फिर आता है एक केस लॉ है अभी इनकम टैक्स अथॉरिटी के बेस पर सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड वर्सेस CIT 2013 सेक्शन 127 में. So is the requirement to grant a reasonable opportunity of being heard stipulated under section 127 मैंडेटरी है नेचर में. तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है SSC को? तो इट इज हेल्ड दैट इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज टू मैंडेटरीली गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द SSC wherever possible to do so and thereafter recall the reasons for taking any action under the said section. The authority cannot deny a reasonable opportunity being heard to the SSC wherever it is possible to do so. तो इसका मतलब है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. पेनल्टीज एंड ऑफेंसी के बेस पर है केस लॉ. नंबर 1 CIT वर्सेस शिवा कुमार 2013. लोन बाय फर्म टू इट्स पार्टनर इन एक्सेस लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 269(SS). तो फर्म ने लोन दे दिया पार्टनर को जो अलाउड नहीं है सेक्शन 269(SS) में.
can loan exceeding a specified limit advanced by a firm to the sole proprietorship concern of its partner be viewed as a violation of section 269 double S to attract levy और penalty। तो क्या वो वायलेशन मानी जाएगी और पेनल्टी चार्ज होगी? So in the present case, the assessee was a partner in four firms and also had a sole proprietorship business. In the relevant previous year, the partnership firm had advanced a loan to the assessee partner in cash exceeding the specified amount under section 269 SS. Assessing officer initiated the penalty proceedings under section 271B in view of violation of section 269 SS. It is held that there is no separate identity for the partnership firm and that the partner is entitled to use the funds for the firm. Hence, पार्टनर को वैसी अथॉरिटी होती है कि वो फर्म के फंड यूज कर सकते हैं। Hence, the transaction cannot be said to be violation of section 269 SS and no penalty is extracted। जब वो डिफरेंट ही नहीं है, दोनों सेम पर्सन है, तो वो आपका जो है लोन ही नहीं माना जाएगा। तो पार्टनर फर्म के फंड से यूज कर सकते हैं और कोई पेनल्टी चार्ज नहीं है। Another important case law is capital contributed in cash by partners to firm। पार्टनर ने कैश ले लिया कैपिटल के लिए, ठीक है, तो अब उसकी क्या रूल्स है? तो एक ही पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B इम्पोजेबल है फॉर कैश लोन्स और डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 269 SS। देखिए, अब ज़्यादा अमाउंट की जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा कैश लेते हो ना, वो डिसअलाउ हो गया, फिर पेनल्टी चार्ज होती है। तो क्या इसमें पेनल्टी अप्लाई होगी जब पार्टनर कैश में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? द असेसिंग फर्म एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड मनी लेंडिंग has received huge amounts from partners by way of capital in cash. Assessing officer levied penalty under section 271B creating amount advanced as loans। तो डिसीजन क्या है? CIT versus Shiva Kumar 2013। It is held that there is no separate legal entity for the partnership firm and the partner is entitled to use the funds of the firm। जैसे पीछे किया है हमने, तो इस तरह तो वो आपका लोन माना ही नहीं जाएगा। CIT versus लोकपथ फिल्म एक्सचेंज सिनेमा 2008। It was held that a firm not being a juristic person या inter-se transaction between firm and the partners are not governed by provisions of section 269 SS and 269P। तो जब पार्टनर लोन दे रहा है तो फर्म को या फर्म दे रही है पार्टनर को, वो आपस में सेपरेट पर्सन नहीं माने जाएंगे, वो सेम ही पर्सन है आपके, इतनी वो अलाउड है। SSCIT versus Muthoot Financial 2015 में केस लॉ था। It is held that there was no dispute as regards the money brought in by partners of the assessee firm. The source of money was also not doubted. Transaction was bona fide and not aimed to avoid any tax liability. Hence, section 271 and 271A cannot be invoked। Another case law is CIT versus Triumph International Finance Limited 2012। Payment for loan under section 269P by transfer entries in the books of account से लोन की पेमेंट करने की बाद बुक्स में एंट्री के थ्रू हमने पेमेंट कर दी है। So where an assessee repays a loan merely by passing adjustment entry in its books of account, can such a repayment of loan by the assessee be taken as a contravention of the provision of section 269P to attract a penalty under section 271E। देखो केस क्या है हमारा। Assessing a public limited company engaged in the business of stock broking, investment and trading in securities। The assessee had taken a loan from the Investment Trust of India during the previous year। The assessee had transferred the shares of a company held by it to the Investment Trust of India to be set off by way of passing journal entries। उसने लोन लिया था, लोन के बदले में उसने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं और उसकी जनरल एंट्री पास कर दी अगेंस्ट अ लोन एंड द बैलेंस लोन अमाउंट वाज पेएबल बाय द असेसी बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक है, और जो बैलेंस लोन रह गया वो उसने अकाउंट पे चेक से पे कर दिया है। तो क्वेश्चन है कि सेक्शन 269 की प्रोवाइड्स दैट द असेसी टू पे लोन ओनली बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट। अब इसमें क्या है, लोन की कुछ पेमेंट शेयर के थ्रू हो गई, कुछ अकाउंट पे चेक से होगी, फुल पेमेंट तो आपने चेक से की नहीं है, तो 269 की हमें लगता है कि वो वायलेट हो रहा है आपका। But the assessing officer argues that the settlement of a portion of the loan by passing journal entry would be a mode otherwise than by account pay check or draft, and therefore penal provision under section 271E shall be attracted। बट डिसीजन क्या देखते हैं।
The court held that the transaction is bona fide in nature, being a normal business transaction and had not been made with a view to avoid tax. It was held that the assessee had shown reasonable cause for the failure under Section 269K and therefore after Section 273B no penalty under Section 271A could be imposed on the assessee for contravening the provisions of 269K. तो कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये आपकी जो है जो शेयर के थ्रू आपने पेमेंट करी है लोन की वो वैलिड है, दैट इज अलाउड, और बैलेंस आपने पे किया है कौन से चेक से, दैट इज ऑल्सो अलाउड। Another case है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भवेक्षा मशीनरी एंड अगस्त 2010। तो वो जो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 276 be attracted where the failure to furnish return in time was not willful। तो रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पर फाइल नहीं की और वो जानबूझकर हमारी मिस्टेक नहीं है, तो क्या आपको पेनल्टी चार्ज होगी। टू अट्रैक्ट सेक्शन 276 so there should be a willful delay in filing return and not merely a failure to file return in time. So there should be clear, cogent and reliable evidence that the failure to file return in time was willful and there should be no possible doubt of its being willful. The failure must be intentional, deliberate, calculated and conscious with complete knowledge of legal consequences flowing from them. So it has been held that if there were sufficient grounds for delay in filing the return of income and such a delay was not willful, the prosecution proceedings under section 276 CC are not attractive. Another case was Dr. Manoj Kabra versus ITO 2014. Can assessing officer sue Moco assume jurisdiction to declare sale of a property as void अंडर सेक्शन 281। तो क्या वो अपने आप भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी की सेल वाइड है। असेसी ने एक्वायर की प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 7 लाख, दो स्टैम्प ड्यूटी वाज पेड एट पर सर्कल रेट ऑफ 12 lakhs एंड टुक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। Prior to the sale, the income tax assessment of vendor has been completed, but the assessing officer issued a notice for fraud under section 281 to show cause as to why the sale is executed in his favor. Assessee buyer should not be treated as document। पर सेल से पहले ही इनकम टैक्स असेसमेंट होगी वेंडर की हैज बीन कंप्लीटेड। अब वो कहते हैं कि ये फ्रॉड का केस माना जाएगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर ए ट्रांसफर एज फ्रॉडलेंट अंडर सेक्शन 281 असेसिंग ऑफिसर हैड टू फाइल ए सूट टू प्रूव दैट द ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफर वाज वॉइड अंडर सेक्शन 281। तो पहले उसको केस करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि ये वॉइड है, बट ही हिमसेल्फ हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, और उसके पास कोई पावर नहीं है अंडर सेक्शन 281 में टू स्यू मोको डिक्लेयर या सेल की जाए जो वॉइड। वो अपने आप डिक्लेयर नहीं कर सकता कि सेल आपकी वॉइड है। तो अनदर केस है CIT TDS वर्सेस यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड 2019, क्लासिक कॉन्सेप्ट्स होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT 2016। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C be levied for the non-remittance of TDS by a trust to the credit of central government। तो TDS आपने टाइम पर पे नहीं किया है गवर्नमेंट को, क्या पेनल्टी चार्ज होगी। सेक्शन 194 I requires any person including individual or HF subject to audit under section 44 AD to deduct tax at source from any amount paid or credited as rent to a resident। Section 271C imposes a penalty where the assessee is liable to deduct tax at source and fails to do so। The condition of section 44 AD is not applicable to a trust being not an individual, hence trust is liable to deduct tax at source irrespective of whether or not it is covered in the section 134 AD। It has been held that the trust is liable to pay penalty under section 271C for both non-deduction of tax at source and non-remittance of tax deducted at source। तो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड केस लॉ है हमारा। तो सेक्शन 91 इनकम टू नोट डीम्ड टू अक्रूवल राइट इन इंडिया। इनकम ऑफ फॉरेन एजेंट्स हैं, कमीशन पेड टू अ फॉरेन एजेंट फॉर सप्लाई आउटसाइड इंडिया, whether it is income from business connection in India under section 91। स्पाही प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2009 में केस लॉ है। इट इज हेल्ड दैट कमीशन पेड टू एन एजेंट इन फॉरेन कंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेंट इन फॉरेन कंट्री would not be deemed to have accrued a right in India
इन दी एब्सेंस ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। जब इसका बिजनेस कनेक्शन नहीं है इंडिया से तो वो इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी, फॉरेन इनकम ही मानी जाएगी। एनएचएल केस लॉ है सीआईपी वर्सेस इयोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 2011। So it is held that so income earned from export commission by a non-resident foreign agent not having any permanent establishment in India for procuring orders outside India or for services rendered outside India shall not be deemed to accrue rise in India। इसका भी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो इसकी इनकम भी जो कमीशन आ रही है वो फॉरेन इनकम मानी जाएगी। रॉयल्टी फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर can configuration or supply of software embedded in hardware can amount to royalty। आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड है, उसकी जो पेमेंट है क्या वो रॉयल्टी मानी जाएगी? अंडर सेक्शन 9(1) क्लॉज 6। तो एसएससी सप्लाई the hardware and embedded software to various entities। Software is licensed by SSC which is used by customer to carry out their business activities। तो पहला केस है पीआईपी वर्सेज अल्कैटल लीसेंट कनाडा 2015। It is held that the software that is loaded on the hardware is an integral part of the system and there is no independent use of such software। This software merely facilitates the functioning of the equipment and is an integral part of the hardware। Hence, configuration for supply of embedded software did not constitute royalty। ये रॉयल्टी नहीं है, ये कोई एक इक्विपमेंट हमने परचेज किया है उसकी पेमेंट है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्किश टेको आंध्रा प्रदेश 2004 है। तो इसमें एक बार है गया कि सॉफ्टवेयर जो इनकॉर्पोरेटेड है उन्हें मीडिया गुड्स मानी जाएंगी एंड इट इज लायबल टू जीएसटी एंड नो के सर्विस। तो जब सर्विस नहीं है तो वो रॉयल्टी भी नहीं मानी जाएगी। तो इसका मतलब है तो किसी नो की रॉयल्टी अंडर सेक्शन 9(1)। ये हमने डिस्कस किए गई सारे केस लॉग हैं, जो टोटल देखो आपके 275 केस लॉग हैं जो हमने डिस्कस किए हैं क्विकली। सो ऑल टोटल बने हैं हमारे 6 लेक्चर्स। तो दीज आर वेरी बेनिफिशियल ड्यूरिंग एग्जाम्स। थैंक यू।